Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Muhammad Ishan Yaqub. Today we will talk about motion graph. We will deal with the graph to explain the motion. जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपने पिछले लेक्चर्स के दौरान से ही डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास जो मोशन है वो तीन तरह की हो सकती है, वन डिमेंशन, टू डिमेंशन एंड थ्री डिमेंशन। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम आज के लेक्चर के अंदर जो है वो वन डायमेंशनल मोशन की सारी की बेसिक्स को करने के बाद आज हम उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उसी तनाज़ुर के अंदर हमने मोशन ग्राफ का जिक्र किया। इसके हमने दो पार्ट्स कर लिए हैं बिकॉज वी हैव मेनी स्लाइड्स। तो क्लास के हवाले से वी विल टॉक अबाउट आवर फर्स्ट पार्ट एंड दैट इज रिलेटेड टू द मोशन ऑफ ग्राफ। तो दिस कोर्स जो ये टॉपिक जो है हमारे कोर्स मैकेनिक्स 1 PHY 301 BS फूड साइंस टेक्नोलॉजी BS थर्ड सेमेस्टर इवनिंग फॉल 2021 का हिस्सा उसके रिलेटेड हम ये सारी चीज़ें परस्यू कर रहे हैं। So in the last lecture we have discussed about the general one dimensional motion टाइप की हमने मोशन के हमने फर्स्ट टाइप को डिस्कस किया था जिसके अंदर हमने वन डायमेंशनल मोशन का जिक्र किया। फिर कुछ लेक्चर्स के अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि जब आपके पास अगर वन डायमेंशनल मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हो तो फिर इसके लिए अननोन फिजिकल पैरामीटर क्या क्या होते हैं हमने शुरुआत एक इजी लर्निंग के लिए याद रखा था कि SUVAT, S स्टैंड फॉर डिस्टेंस, V stands for final velocity, A stands for the acceleration, U stands for initial velocity and T stands for the टाइम टेकन बाय द बॉडी। तो ये हमारे पास पांच पैरामीटर है जो जनरली तौर पे हम काइनेमेटिक्स के अंदर निकालते हैं। आफ्टर दैट हमने पांच जो है वो टोटल इक्वेशंस पढ़ी थी और इन इक्वेशंस के ऊपर चार इक्वेशंस पढ़ी हैं, उनके स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी हैं और उसके बाद ये देखा था कि इन इक्वेशंस को यूज करते हुए हम अपने अननोन फिजिकल क्वांटिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट दैट। इन इक्वेशंस को यूज करते हुए हमने इनको तो निकाल लेना है बट ये चीज़ें हमसे पूछी कैसे जाएंगी। ऑब्वियसली इस तरह की चीज़ें जब भी हम फिजिक्स के अंदर या साइंस के अंदर पूछी जाती है तो उसको हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ रिलेट करते हुए पूछते हैं। तो आपको कोई स्टेटमेंट दी जाती है, स्टेटमेंट को समझ के हम उसमें से कुछ डाटा दे देते हैं, कुछ डाटा हमें निकालना होता है। तो वो जो डाटा दिया जाता है वो गिवन डाटा कहलाता है, जो निकालना होता है वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज के तौर पे आ जाता है। तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर ये सीखा था कि प्रॉब्लम जो है उसकी स्टेटमेंट को कैसे करना है, कैसे पॉइंट आउट करना है कि जो गिवन डाटा है वो कहाँ पे वाक़या है, वो किस तरह का दिया हुआ है, उसको हमने हैंडल कैसे करना है, उसके यूनिट्स को कैसे हमने स्टडी करना है, उसके यूनिट्स की कंसिस्टेंसी को कैसे देखना है, फिर उन स्टेप्स को कैसे सॉल्व करना है जो कि हमें हिंट्स के तौर पे हमने स्टडी किए थे। जिस जो तकरीबन आपके पास टोटल 6 से 7 स्टेप्स थे जिनको सॉल्व करके जिनको फॉलो करके हम सोल्यूशन तक पहुंच सकते थे। इस लेक्चर के अंदर जो है हम ये डिस्कस करेंगे कि आपके पास जो है वो ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोशन जो है वो किस तरह से हो सकती है, वो मोशन ग्राफ कौन कौन से हो सकते हैं, ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन कैसी है, मोशन के ग्राफ के क्या क्या सूरत हाल है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हम इसकी मोशन ग्राफ जो है वो आमतौर पर तीन तरह के ग्राफ के अंदर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। पहला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तीसरा जो है वो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो है वो तीन तरह के ग्राफ बनते हैं और इनको हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। As you can see here, the types of the motion of the graph depends on the displacement versus time graph, velocity time graph and the acceleration time graph। तो उस हवाले से हमारे पास जो है वो तीन तरह के ग्राफ जो है वो ज़्यादातर स्टडी के तौर पे आएंगे। तो आप देख सकते हैं ज़्यादातर जो है कुछ जगहों के ऊपर इसको डी ग्राफ भी कहा जाता है, इसको बी ग्राफ कहा जाता है, कुछ जगहों ए ग्राफ कहा जाता है। कुछ लोग जो है वो डिस्प्लेसमेंट को बजाय मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी लिख सकते हैं कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी कहलाते हैं। तो तकरीबन ये सारी बातें जो है वो ठीक ही हैं, एक जैसी हैं। जहाँ पे इन सब का जिक्र हो तो इसका मतलब यही है कि आप इससे क्या पूछा गया है। तो दे आर आस्किंग फॉर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट की बजाय डिस्टेंस की बात की जा सकती है। आफ्टर दैट वी कैन स्टडी है डिस्टेंस के बजाय हम जनरल जो दूसरी बात कर सकते हैं दैट इज दी पोजीशन टाइम ग्राफ। तो उस हवाले से ये पोजीशन टाइम ग्राफ भी हो सकते हैं और ये पोजीशन के हवाले से भी ये काम किया जा सकता है। तो हमारे पास डिस्टेंस टाइम है, डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन टाइम ग्राफ और इस हवाले से ये तीनों का एक ही नाम है, एक ही पर्पज है। इस हवाले से हम ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो उस हवाले से जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के साथ भी हम बात कर सकते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी इसी तरह से वीटी ग्राफ कहलाते हैं या स्पीड टाइम ग्राफ कहलाते हैं। तो ये भी चीज़ें
की जा सकती हैं और उस वाले से हम इसको परस्यू कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर दिस केस वी हैव एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। बट ग्राफ के लिहाज से देखा जाए तो कौन सा पार्ट जो है वो ग्राफ का इम्पोर्टेंट है और किस लिहाज से, तो बेसिक पार्ट ऑफ ग्राफ के हिसाब से बात की जाए तो हमारे पास जो है वो किसी भी ग्राफ के अंदर जो सबसे पहला हिस्सा होता है दैट इज दी एक्स एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस जो होता है वो किसी भी ग्राफ का वो सबसे पहले आप ड्रॉ करते हैं, देन यू चूज अ वाई एक्सिस। तो आपके पास एक्स एक्सिस पहले बनाया जाता है, फिर वाई एक्सिस बनाया जाता है, फिर ऑब्वियसली आपने किसी फिजिकल क्वांटिटी को अलोंग एक्स एक्सिस लेना होता है, फिर आपने इसको कोई अलोंग वाई एक्सिस लेना होता है और उस हवाले से जो है हमने इसको परस्यू करना होता है। एक्स के हवाले से किया जाएगा, वाई के हवाले से किया जाएगा और उस हवाले से एक्स के हवाले से वाई के हवाले से किया जाता है और उस हवाले से जो है हमारे पास जो है और इन एक्सिस को हम लेबल करते हैं और लेबल करने का तरीका जो है वो उसके अप्रोप्रिएट यूनिट के हिसाब से और क्वांटिटी का नाम रखा जाता है। लेट्स सपोज दैट वी वांट टू ड्रॉ ग्राफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक एक्सिस लेंगे, एक्स एक्सिस लेंगे, ठीक है जी। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहलाता है, एक्स कहलाता है और वर्टिकल एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस कहलाता है। तो यू कैन सी है मैं इस एक्स को इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्सिस लेबल कर रहा हूँ जबकि इसको मैं वाई कहता हूँ। सो दिस एक्सिस बेसिकली हैज अ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस उस वाले से, और ये वाली जो वाई है इसकी भी पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस होती है। पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस किस लिहाज से है कि एक्स जो होते हैं एक्चुअली दे आर नोन एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये वो होते हैं जो इंडिपेंडेंट कहलाते हैं, ये वो है जो इंडिपेंडेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट कहलाते हैं, तो दे आर कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये कहलाते हैं जी इंडिपेंडेंट और ये वाले आपके पास कहलाते हैं डिपेंडेंट। तो वाई एक्सिस के ऊपर जो भी टर्म होगी इट इज कॉल्ड दी डिपेंडेंट एंड एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी वो क्या होगी आपके पास इंडिपेंडेंट होगी। सो यू कैन सी है कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक्स के हवाले से बात करें तो इसके ऊपर जो इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है वो जस्ट लाइक यू कैन से टाइम। टाइम ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, तो इसलिए हम टाइम को एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे ले सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के तौर पे ले सकते हैं। तो ज्यादातर हम अपने ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम को रखेंगे बिकॉज इट इज द यू कैन से द इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। और वाई एक्सिस जो है इसके ऊपर हमेशा जो है वो कोई ना कोई डिपेंडेंट क्वांटिटी आती है, जस्ट लाइक यू कैन से हियर के एक टाइम के अंदर कोई बॉडी कितना डिस्टेंस तय करती है ये उस बॉडी का डिपेंडेंसी है। टाइम थोड़ा होगा तो डिस्टेंस थोड़ा होगा, अगर आपके पास स्पीड जो है उस बॉडी की सेम रहे तो। इसी तरह से उस बॉडी की वेलोसिटी जो है वो भी टाइम पे डिपेंड कर सकती है, उसी तरह उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो भी टाइम पे डिपेंड कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कौन सी हैं, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम स्टडी की जा सकती हैं और उस हवाले से जो है हम इनको एज अ फंक्शन ऑफ टी लिया जा सकता है। तो हम अपने लेक्चर के दौरान जो है यही सिनेरियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपके पास एक्स या फिर एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी, कुछ जगहों पे हम एक्स को दैट इज द पोजीशन ऑफ द बॉडी उससे रिप्रेजेंट करेंगे और उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो उस हवाले से हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये टी जो है इज अ फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगा। तो उस हवाले से हम अपने ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने अपने इस डाटे को ले लिया और टी के ऑब्वियसली कोई ना कोई टाइम स्टेप करेंगे, तो ये हमारे पास ओरिजिन है जहाँ पे एक्स भी और वाई भी इंट से टी और इनमें से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वो भी क्या है, जीरो की जीरो है। तो यू हैव अ स्टेप्स हियर, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, अप टू सो ऑन। मिसाल के तौर पे मैं कह सकता हूँ कि ये मैंने डिवीजन करनी है, डिवीजन हर दफा अपनी मर्जी की और टाइम के प्रॉब्लम के हिसाब से होती है। तो यू कैन सी है वी हैव हियर 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, ठीक है जी, 20 सेकंड। तो ये इस हवाले से हमने 5 सेकंड की डिवीजन कर ली है यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। हम फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं कि हमने एक ग्राफ को ड्रॉ किया और ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया।
इस ग्राफ के ड्रॉ करने के साथ ही हमने इस ग्राफ को कैसे ड्रॉ करना है, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात ये है। तो देखिए 5 सेकंड के ऊपर आपके पास जो v की या x की या y की जो वैल्यू बनती है वो नोट कर लिया आपने। फिर आपने 10 सेकंड के ऊपर इसको नोट करना है, फिर आपने इसको 15 सेकंड के ऊपर नोट करना है, फिर आपने इसको 20 सेकंड पे नोट करना है, फिर आपने 25 पे करना है, फिर आपने पॉइंट्स को बनाते हुए 25 पे 20 फिर 30 पे आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये वाले पॉइंट्स आते जा रहे हैं वैसे वैसे आपके पास वाई एक्सिस के पॉइंट आते जा रहे हैं। ये भी एक्सिस का पॉइंट बन रहा है, ये भी वाई एक्सिस का पॉइंट, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल वैल्यू। इसी तरह से ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ रही है, ये वाई की वैल्यू आ रही है। सिमिलरली वी हैव एक्स एक्सिस वैल्यू, सिमिलरली वी हैव वाई एक्सिस। सो वी हैव अ नंबर ऑफ पॉइंट्स और इसके नतीजे के अंदर हमारे पास क्या बन गया है, ग्राफ बन गया। तो इस तरह से हम इन सारे स्टेप्स को सॉल्व करेंगे। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इनके अलावा भी वो ये है कि आपने ये सारा कुछ कर लिया और आपको पता चल गया कि ये सारा कुछ जो है वो हो चुका हुआ है, ग्राफ आपने बना लिया है। और उसके बाद जो है अब आप जो मेन फोकस रखना चाह रहे हैं कि ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया था इसकी प्रॉपर कोई ना कोई आपके पास कोई ना कोई प्रॉपर एंगल बन रहा है किसी न किसी एक्स एक्सिस के साथ। ये जो एंगल है ये बता रहा है कि आपकी ये जो लाइन ऑफ मोशन है ये कौन सी लिटिल बिट टिल्टेड है। ठीक है जी। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो इस तरह की जो मोशन होती है और इस तरह के जो ग्राफ होते हैं ये क्यों ऐसे होते हैं, उस हवाले से एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो इन्वॉल्व होती है इस तरह की स्टीपनेस के अंदर। इट इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द बॉडी। So this is the main important point. That is the third important point, जो कि क्या है आपके पास स्लोप ऑफ बॉडी है, स्लोप ऑफ ग्राफ है। एक्चुअली तौर जो स्लोप ऑफ ग्राफ होता है इज क्लोजली रिलेटेड टू द चेंज। ये चेंज के साथ ऑब्जर्व है। ये एक्चुअली तौर पे डिफाइन किया जाता है द चेंज इन वाई एक्सिस कैपिटल वाई डेल्टा एक्स। तो यू कैन से है कि ये किसके बराबर होना चाहिए, the change in y with respect to the change in x. So the slope of the graph is equal to the change in y axis with respect to the x. So you can say here कि जो y होगा ये सम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन के हिसाब से होता है। तो यू कैन से इट एज y2 minus y1 over x2 minus x1। तो आप उस हिसाब से इसको क्या कर सकते हैं, इसको रिलेट कर सकते हैं। तो हम अपने ग्राफ के अंदर कुछ ऐसा ही करेंगे। मैं सारी बातों को थोड़ा सा मजीद रिपीट करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये है कि आपके पास ये एक्स एक्सिस है, सबसे पहले आप एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, फिर आप वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। आफ्टर दैट जो है आप इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लगाएंगे, फिर जो है वाई एक्सिस के ऊपर आप डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर बात करेंगे। देन यू विल लेबल दी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और उसके वाले लेबल करने के बाद आप किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखेंगे, फिर उसके यूनिट को लिखेंगे। फिर जो है आप उस ग्राफ की स्लोप को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो जो ग्राफ की स्लोप है वो आपको पर्टिकुलर चेंज बताएगी जो कि इस ग्राफ के साथ लिंक होगी। और उससे हम देखेंगे कि दो फिजिकल क्वांटिटीज एक दूसरे के साथ मिलकर आपको कौन सी नई फिजिकल क्वांटिटी देते हैं और उसको हम एप्लीकेशन को यूज करेंगे। तो ये हमारा काम है जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करना चाह रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस बेसिक आइडियाज। चलिए जी, जो सबसे पहला हमारा काम टास्क है इस लेक्चर के अंदर, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लाइन ग्राफ। तो हम इस लेक्चर के अंदर जो है हमारे डिस्प्लेसमेंट लाइन ग्राफ के ऊपर बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द डीटी ग्राफ विद कॉन्स्टेंट स्पेस। तो आपने इस दफा क्या करना है, नाम से ही जाहिर है कि आपके पास एक एक्सिस पे डी होना है, दूसरे एक्सिस पे क्या होना है जी, टी होना है। सो यू कैन सी है यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा जी, डी और टी। तो उस हवाले से टी जो है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे होगा बिकॉज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास क्या आ जाएगी, पोजीशन आ जाएगी। पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप एक्स के साथ भी कर सकते हैं, बी के साथ भी कर सकते हैं। यू कैन आल्सो मेंशन हियर विद द एस। तो आप तीनों के साथ कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू। हम यहाँ पे एक्स वाला हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंदर आप एक्स के साथ जो है वो किसी बॉडी की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप एक्स के बजाय वी की बात भी कर सकते हैं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट कि वन डायमेंशनल मोशन ऑफ द बॉडी इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो आप एक्स के साथ करेंगे। अगर किसी बॉडी की जो मोशन है अलोंग वाई एक्सिस है, ओनली वर्टिकल एक्सिस,
तो आप फिर y एज अ फंक्शन ऑफ t लेंगे। हम अपने इस लेक्चर के अंदर जो है वो x के हिसाब से उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। So you can see here a graph on the right of this side कि यहाँ पे आपके पास क्या जी ग्राफ है। इसके अंदर सबसे पहले जो बात है उन्होंने एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो टाइम को लिया हुआ है। टाइम फिजिकल क्वांटिटी के तौर पे लेबल कर दिया गया, उसका यूनिट भी साथ में लिखा हुआ है, इट इज कॉल्ड सेकंड। सेकेंडली आपने वाई एक्सिस के ऊपर जो है पोजीशन ऑफ द बॉडी को लिया हुआ है, तो बॉडी मोशन कर रही है तो ऑब्वियसली इसकी पोजीशन जो है वो टाइम पे डिपेंड करेगी एंड उसकी जो मेजरमेंट की गई है वो मीटर में की गई है। तो यू कैन सी हियर आपके पास ये सिनेरियो ऐसा है कि आपके पास इनिशियली तौर पे बॉडी 1 सेकंड से स्टार्ट करती है और वो अपनी पोजीशन जो है 1 सेकंड के ऊपर जब उसको ऑब्जर्व किया गया तो उसकी पोजीशन क्या थी 0 मीटर ओरिजिन पे वाक़ था। जैसे जैसे वो 2 सेकंड होते हैं तो बॉडी की पोजीशन क्या हो जाती है कि 2 मीटर। 3 सेकंड पे बॉडी की पोजीशन 4 मीटर हो जाती है। तो यू कैन सी है कि आपने रिस्पेक्टिव टाइम के अगेंस्ट रिस्पेक्टिव पोजीशन को नोट किया हुआ है। 4 सेकंड के ऊपर बॉडी की पोजीशन 6 मीटर है, इसी तरह से 5 सेकंड के ऊपर बॉडी की पोजीशन कितनी है जी 8 मीटर है। तो यू कैन सी हियर कि आपके पास टाइम के हिसाब से डिफरेंट पोजीशन अवेलेबल है और यूं आपके पास स्टेप बाय स्टेप ये टाइम गुजरता जा रहा है और आपकी पोजीशन जो है बॉडी की चेंज हो रही है। तो इट मींस एक तो बात ये कंफर्म हो जाती है कि इस तरह की सिचुएशन के अंदर आपके पास जो ग्राफ है ये क्या बता रहा है कि बॉडी कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। तो दैट इज व्हाई और इसकी पोजीशन जो है वो ओरिजिन से इनिशियल पोजीशन से क्या होती जा रही है दूर होती जा रही है। इट्स मीन ये बॉडी किसी ना किसी फॉरवर्ड मोशन की तरफ जा रही है। इस फॉरवर्ड मोशन की वजह से हम कहते हैं कि ये जो है ये कौन सा ग्राफ हो सकता है, इसमें एडिशन हो रहा है पोजीशन के अंदर और तो उस वाले से ये पॉजिटिव ग्राफ है पोजीशन और टाइम का। As you can see here, the slope of the line indicates that the velocity of the object जो है वो आपके पास क्या है कोई ना कोई वेलोसिटी बनाई जा सकती है। तो इसके हवाले से जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि स्लोप जो है वो इस बॉडी का स्लोप ये टिल्टेड इंक्लाइंड ये वाला। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला हिस्सा जो है वो जो पिछले वाले लेक्चर के अंदर हमने बात की थी उससे थोड़ा सा ज्यादा है। तो यू कैन सी है यहाँ पे अगर ये मोशन है और ये मोशन है तो ये तकरीबन देखने में दोनों ग्राफ एक जैसे हैं, बट असूली तौर पे देखा जाए तो इसके अंदर इस ग्राफ की स्लोप जो है जिस वन इसकी स्लोप ज्यादा है, इसकी स्लोप ज्यादा है और इस वाले ग्राफ की स्लोप जो है वो थोड़ी है। ऐसा क्यों हो रहा है इसके ऊपर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपने नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। स्लोप ऑफ द लाइन जो है इंडिकेट्स करती है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। कैसे करती है? इट्स अ वेरी सिंपल टास्क। हमने अभी थोड़ी देर पिछले स्लाइड में पढ़ा था जो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स होता है वो एक्चुअली तौर पे यहाँ पे चीजें होती है। यहाँ पे वाई पे क्या है जी पोजीशन और इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक्स एक्सिस पे क्या है जी टी, तो आप इसको डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपके सामने है कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इस कॉल्ड क्या होता है जी वेलोसिटी होता है। तो इसीलिए ये वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा और इसी को हम क्या कह देते हैं दिस वेलोसिटी इज नोन एज स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ। तो उस वजह से ये जो वेलोसिटी होगी एक्चुअली ये क्या है आपके पास दिस इज द स्लोप। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी स्लोप आ जाएगा और इस स्लोप को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उस वाले से देखा जाए तो ये आपके पास क्या आ गया है स्लोप। ठीक है जी। तो जी dt ग्राफ जो है वो स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो हमेशा इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस तरह के जितने भी ग्राफ होंगे वो हमेशा हमें क्या देंगे स्लोप देंगे। कांस्टेंट स्लोप मींस वेलोसिटी क्या है जी कांस्टेंट। कांस्टेंट स्लोप से क्या मुराद है कि थ्रू आउट द ग्राफ जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं थ्रू आउट द ग्राफ जो है अगर इसकी स्लोप जो है वो एक जैसी रहे तो इस तरह के ग्राफ को हम कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या है कांस्टेंट स्लोप। ये कांस्टेंट जो है वो स्पीड वाला ग्राफ है। यू कैन सी हियर ये वाली लाइन है तो थ्रू आउट द लाइन जो है वो सब जगह पे जितनी मर्जी जगह पे स्लोप में वो सारी वैल्यूज क्या आती हैं आपके पास सेम आएंगी। तो उस हवाले से हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है आपके पास कांस्टेंट है। यू कैन सी हियर यहाँ पे ली जाने वाली यहाँ पे जो पॉइंट लिए जाएंगे सबके अंदर जो है स्पीड और वेलोसिटी सबकी सेम रहेगी। तो दैट्स व्हाई यू कैन से इनकी जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। द स्लोप कैन बी पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। याद रखिएगा स्लोप जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी और जीरो भी।
और वो किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं स्लोप को कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर जीरो है, इट डिपेंड्स अपॉन दी सिचुएशन कौन सी है। हम इस तरफ भी देख सकते हैं कि अगर आपके पास ग्राफ कुछ यूँ हो, जैसा कि ये मैं पहला ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये वाला ग्राफ है, पहले वाला एक ये ग्राफ है जी, एक हमारे पास जो ग्राफ ये वाला है, ठीक है जी, और एक हमारे पास जो ग्राफ है जो आपके पास अगर ऐसा हो, as you can see in the third graph, अगर आपके पास ये ग्राफ इस फॉर्म में होगा, हमारे पास ब्लैक फॉर्म ये वाली फॉर्म में, तो आप देख सकते हैं कि इसका पर्टिकुलरली तौर पे जो चेंज है वो बढ़ता जा रहा है। यू कैन सी है ये जैसे जैसे टी बढ़ा वैसे वैसे वाई बढ़ा, तो इट्स जस्ट लाइक पॉजिटिव। जैसे जैसे और यहाँ पे आपके पास क्या सिचुएशन है, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी अदर साइड कि अगर आप इस ग्राफ को और से देखते हैं तो यहाँ पे वैल्यू वाई की ज़्यादा है और यहाँ पे टी की वैल्यू है वो थोड़ी है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वाई की वैल्यू कम हो रही है, जस्ट लाइक नेगेटिव। और ये वो सिचुएशन है जिसके अंदर टाइम की वैल्यू कुछ भी रखते जाए तो वाई के ऊपर जो चेंज है वो कितनी है, तो ज़ीरो है। तो इसका मतलब आपने ओवरऑल चेंज को स्टडी करना है। अगर तो एक्स के चेंज के हिसाब से अगर चेंज आ रही है पॉजिटिव वाली तो वो क्या होगी, पॉजिटिव स्लोप होगी। अगर आपके पास जो चेंज है वो नेगेटिव आ रही है तो वो क्या होगी, नेगेटिव स्लोप होगी। और अगर आपके पास जो चेंज है वो आ ही नहीं रही तो इट विल बी रिमेन सेम, तो इट विल बी कॉल्ड एज यू कैन से द ओवरऑल मटेरियल विल बी द जीरो, सो द स्लोप विल बी द जीरो, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू जीरो। इस स्लोप ऑफ लाइन कैन बी कंप्यूटेड बाय द फॉर्मूला जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया हुआ है कि y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। तो उस वाले से ये जो फॉर्मूला है ये एक्सप्लेन कर रहा है कि y2 जो है डेल्टा y है, x2 जो माइनस x1 इज बेसिकली डेल्टा x। और इसको हमने अपने लेक्चर अपने अकॉर्डिंग जो है वो डेल्टा डी कह सकते हैं, डेल्टा डी के साथ सॉल्व करना है, ठीक है। सो यू कैन सी है कि अगर कोई जितना स्लोप जितनी ज़्यादा होगी उतना ही उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, अगर वो जितनी स्लोप कम होगी उतनी वेलोसिटी कम होगी। यू कैन सी है दिस ग्राफ कि आपने एक्स और वाई के अंदर एक ग्राफ बना लें, एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस है और ये आपके पास जो है वो डिफरेंट तीन तरह का ग्राफ है, बी एंड सी। आपसे ये पूछा जाए कि किसका जो है वो सबसे ज़्यादा स्लोप जो है वो सबसे ज़्यादा स्लोप किसकी है, तो इट विल बी वेरी इजी टू elaborate दैट। स्लोप जो है वो सबसे ज़्यादा उसकी होगी जो सबसे ज़्यादा जो है स्टीपर होगा। तो यू कैन सी है जिसके अंदर इंक्लिनेशन सबसे ज़्यादा होगी, तो सबसे ज़्यादा एंगल जो है बड़ा किसका बनना है, उसकी सबसे ज़्यादा स्लोप होगी। तो आप इन एंगल्स को देख सकते हैं जो इंडिविजुअली तौर पर मैं आपके साथ बना रहा हूँ। तो सबसे बड़ा एंगल जो है ये पहले वाली लाइन के साथ बनता है, तो इसकी जो स्लोप है वो सबसे ज़्यादा होगी। तो इट मीन इस सिचुएशन के लिए जो है वो स्लोप सबसे ज़्यादा है। सबसे थोड़ी स्लोप किसके लिए है, तो स्लोप जिसकी ज़्यादा है उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी या वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। सिमिलरली आपके पास जो है जिसकी सबसे स्मॉलर इंक्लिनेशन या एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ, तो वो आपके पास क्या कहना है कि सबसे लोएस्ट फॉर्म में स्लोप होगी और इसकी जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल भी लोएस्ट होगी। ये वेलोसिटी टाइम या पोजीशन टाइम ग्राफ जो है इनके साथ हम कैसे काम कर सकते हैं, किस तरह से हो सकता है, ये एक प्रॉब्लम के तौर पे आपको समझाने के लिए जो है यहाँ पे दिखाया गया है। गिवन बिलो इज अ डायग्राम ऑफ बॉल रोलिंग अराउंड द टेबल। टेबल दिया गया है जिसके ऊपर आपके पास जो एक बॉल पड़ा हुआ है और एक पिक्चर जो है वो स्टोर पिक्चर रिवील द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये कैमरा जो है वो हर एक 0.1 सेकंड के हिसाब से उस बॉल की पिक्चर ले रहा है, उसको इमेज को अंडरस्टैंड करवा के आपके सामने पेश कर रहा है, जिससे हम देख सकते हैं टी इक्वल टू जीरो है। यहाँ पे बॉल जो है वो उसकी इनिशियल पोजीशन ये बताई गई है, टी इक्वल टू 0.1 है, देन टी इक्वल टू 0.2 है, देन टी इक्वल टू 0.3 एंड देन टी इक्वल टू 0.4।
तो ये टाइम स्टेप है आपके पास 0.1 सेकेंड का। तो हर टाइम स्टेप के बाद जो है बॉडी की पोजीशन वगैरह को स्टडी किया गया है। तो उस वजह से आप देख सकते हैं कि बॉडी की स्पीड अगर एक जैसी रहेगी तो बॉडी जो है वो एक जैसा डिस्टेंस कवर करेगा और एक जैसी चेंज आएगी इसके अंदर। तो इस चीज़ को स्टडी करने के लिए हम जो है वो ईजीएस्ट वे के अंदर जो है वो ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो ग्राफ जो है वो इस तरह की चीज़ों को फौरी से एक्सप्लेन कर सकता है। आप ग्राफ को देखते हुए और इस डाटे को पढ़ते हुए फौरी से अंडरस्टैंड कर लेंगे कि बॉडी का बिहेवियर कैसा है। यू कैन सी है we have a time step for the 0.1, 0.2, 0.3 and 0.4 सेकेंड। अगर आपके पास ये टाइम स्टेप रहेगा तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि पहले 0.1 सेकेंड के अंदर बॉडी ने 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया। अगले 0.2 सेकेंड के बाद बॉडी 40 सेंटीमीटर पे थी। देन बॉडी जो है वो 0.3 सेकेंड के बाद जो है वो 30 सेंटीमीटर पे है और उसके बाद फॉर द केस ऑफ 80 सेंटीमीटर बॉडी का जो टाइम था वो 0.4 सेकेंड है। तो इससे आप ये चीज़ निकाल सकते हैं कि बॉडी जो है वो किसी भी टाइम पे इसकी पोजीशन फाइंड आउट की जा सकती है। सेकेंड ये भी पता किया जा सकता है कि बॉडी की ओवरऑल जो है इसकी स्पीड कितनी है। स्पीड निकालने के लिए जो है आपने इसका क्या करना है, बॉडी की स्लोप लेनी होगी। स्लोप जो लेने का तरीकाकार है वो है आपके पास डेल्टा एक्स और डेल्टा टी। तो चेंज इन टाइम इंटरवल कितना है 0.1 सेकेंड। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कह लें या फिर पोजीशन कह लें वो डेल्टा एक्स जो है वो 20 सेंटीमीटर है। तो उस वाले से जो है आपके पास डेल्टा एक्स और डेल्टा टी आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास स्लोप की वैल्यू निकलेगी। वाई एक्सिस के ऊपर डेल्टा एक्स है, एक्स एक्सिस के ऊपर डेल्टा टी है। तो वैल्यूज को जैसे आपने इसका डिवाइड करना है तो 20/0.1, 20 के साथ यूनिट है सेंटीमीटर का और इसके साथ यूनिट है सेकेंड का। तो वी हैव हियर 0.1 से मुराद है जी 20/0.1। तो वी हैव हियर 200 मीटर सेंटीमीटर per second. So we have here the velocity of the ball that is equal to the 700 centimeter per second. Okay? So there are some different graphs which explain that कि आपके पास यहाँ पे जो है वो किस तरह से इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा सकता है। You can see है ये दो ग्राफ हैं, ये आपको क्या दे रहे हैं। We have two parts of this slide. ये पहला वाला हिस्सा जो है आपको बताता है कि ये यूनिफॉर्म मोशन के हिसाब से है। दूसरा वाला हिस्सा जो है आपको बता रहा है कि ये एक्सेलरेटेड मोशन है जिसके अंदर बॉडी है वो एक्सेलरेट होती है। तो ये वाली जो है इसके अंदर आपके पास जो एक्सीलरेशन है वो या तो कांस्टेंट होगा या फिर आपके पास क्या रहेगा, इट विल बी इक्वल टू द जीरो। तो इसके अंदर आपके पास जो एक्सेलरेशन रहेगा वो जीरो रहेगा एंड उस हवाले से जो है वो आपके पास यहाँ पर भी एक्सेलरेशन क्या रहेगा कि वो जीरो रहेगा। तो जीरो क्योंकि वेलोसिटी जब आपकी कांस्टेंट हो जाती है तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, फिर का एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा जीरो। तो उस हवाले से जो है हम इनको डिस्कस कर सकते हैं। तो द फर्स्ट पार्ट है वो वही बात है जो हमने सबसे पहले ग्राफ पहले स्टडी किया था कि इसकी जो चेंज है ओवरऑल वो पॉजिटिव है। तो इट विल बी कॉल्ड द इंक्रीजिंग वेलोसिटी, इंक्रीजिंग पोजीशन टाइम ग्राफ। और इसका जो आपके पास वेलोसिटी होगी वो पॉजिटिव होगी, इसकी वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी और कांस्टेंट होगी। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है इसके अंदर क्या है कि आप विद द पैसेज ऑफ टाइम वाई एक्सिस की वैल्यूज कम हो रही है। जैसे जैसे हम चलते जा रहे हैं वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है, कम होती होती है जीरो पे चला जाता है। तो ये वाली जो है इसमें ओवरऑल चेंज इन वाई क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। सो दिस विल बी कॉल्ड एज माइनस वेलोसिटी। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी और इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है तो फिर इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। जबकि इस ग्राफ के अंदर भी आपने यही सिनेरियो देखना है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे y बढ़ रहा है। तो इट इज पॉजिटिव, द चेंज इन डेल्टा y इज बेसिकली द पॉजिटिव। देन ड्यू टू दिस पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द y, तो दिस विल बी कॉल्ड द पॉजिटिव इंक्रीजिंग वेलोसिटी। याद रखिएगा ये पॉजिटिव इंक्रीजिंग वेलोसिटी होगा और इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, भी पॉजिटिव होगा। बट इन दिस केस वी कैन सी हियर कि आपके पास जो है इनिशियल टाइम के लिए वैल्यू y की पोजीशन की ज़्यादा है, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपके पास क्या है, वैल्यू जो है वो y एक्सिस डेल्टा y की वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। ड्यू टू दिस रीजन जो आपके पास होगा एनी चेंज इन द y इज बेसिकली नेगेटिव। ड्यू टू दिस रीजन द डिक्रीजिंग वेलोसिटी जो है वो आपके पास आएगा और नेगेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट डेवलप होगा।
ठीक है। So we can say that the change in slope means that the change in velocity, that is a more important factor of this। तो उस वाले से जैसे जैसे आपके पास जो है वो बॉडी का स्लोप चेंज हो रहा है वैसे वैसे इसकी क्या होती जाएगी, वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। वो एक कर्व की फॉर्म में है तो इसलिए ये वेरिएबल वेलोसिटी का केस है। हर पोजीशन के ऊपर जो है, हर टाइम स्टेप के ऊपर जो है बॉडी की जो स्पीड है वो क्या हो रही है, सॉरी वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है, वो चेंज होती जा रही है। इन दिस वे यू कैन सी है ये नेगेटिव डिक्रीज आ सकती है और ये भी आपके पास क्या है किसी की नेगेटिव डिक्रीज है, उस वाले से पॉजिटिव है। तो देर आर द एक सिंपल स्कीम है जिसके अंदर हम ये स्टडी कर सकते हैं कि कब आपके पास जो है बॉडी का स्लोप जीरो है, कब आपके पास बॉडी की स्लोप पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है। उस वाले से आपकी जीरो स्पीड है, बॉडी की डायनेमिक्स से स्टडी किया जा सकता है। तो देखा जा सकता है कि किस तरह से आपके पास जो है बॉडी डिस्टेंस टाइम ग्राफ के हिसाब से एक्सप्लेन की जा सकती है। तो इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर जो सबसे पहला ग्राफ है वो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि आपके पास आपने ग्राफ के अंदर देखा जाए तो ये जो टी एक्सिस है ये बढ़ता जा रहा है, जबकि जो डिस्टेंस है वो पहले ही सिचुएशन के अंदर क्या है कि फिक्स है, और ये थ्रू आउट द टाइम क्या रह रहा है, फिक्स रह रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पैसेज टाइम के गुजरने के साथ साथ बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, तो इसको हम रेस्ट कहते हैं। तो दिस विल बी द एग्जांपल ऑफ मोशनलेस। तो ये आपके पास जो ग्राफ होगा इट इज कॉल्ड मोशनलेस ग्राफ। सिमिलरली ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है, जैसे जैसे ये टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपके पास जो है वो डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो ये क्या होगा कि पॉजिटिव स्लोप वाला ग्राफ होगा और इसके अंदर वेलोसिटी बढ़ रही है। जबकि इस ग्राफ के अंदर क्या है कि जैसे जैसे आपके पास जो है टाइम बढ़ता जा रहा है वाई एक्सिस के अंदर कमी होती जा रही है, तो ये वाला आपके पास क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू का ग्राफ होगा। तो जैसे इसके अंदर जो स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी वो आपके पास क्या है, नेगेटिव। So these are the situation you can see है। ये ए सिचुएशन है, बी सिचुएशन है और सी सिचुएशन है, ये हमने पहले भी डिस्कस कर ली हुई है। अगर आपको आप सपोज करते हैं कि आपकी जो बॉडी की पोजीशन है इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और ये ऐसी सिचुएशन हो तो बॉडी जो है ओरिजिन से जहाँ स्टार्ट करी अपनी पोजीशन को वहाँ से चेंज होते होते बॉडी की वैल्यू चेंज हो पोजीशन, फिर इसकी पोजीशन कांस्टेंट हो जाए, फिर इसकी पोजीशन जो है वो दोबारा से कम होना शुरू हो जाए और आहिस्ता आहिस्ता वो दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पर चली जाए और फिर जो है उसकी वैल्यू जो है पोजीशन की नेगेटिव होना शुरू हो जाए। तो ये क्या बता रही है, यू कैन सी है फॉर द ए कि ए के लिए है कि बॉडी स्टार्ट्स एट होम ओरिजिन एंड गोज फॉरवर्ड स्लोली स्लोली। देन आफ्टर द टाइम भी तो बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज करना बंद कर दिया, तो इस टाइम इंटरवल के अंदर बॉडी आपके पास क्या है, एज अ रेस्ट मोशन कर रही है। तो ये T1 इंटरवल कह सकते हैं हम टाइम के लिहाज से, ये इसको T2 कह सकते हैं, और इस टाइम इंटरवल को हम क्या कह सकते हैं, T3 कह सकते हैं, जो यहाँ से लेके यहाँ तक एलैबोरेट किया जा सकता है। तो इस हवाले से आप देखा जाए तो इस इंटरवल के अंदर जो है मोर इंटरेस्टिंग थिंग है वो ये है कि T3 प्राइम वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है इसके अंदर बॉडी जो है वो दोबारा ओरिजिन की तरफ जा रही है जहाँ से वो स्टार्ट की है। फिर बॉडी वहाँ रुकती नहीं है बल्कि बॉडी अपनी पोजीशन को और अपनी मोशन को ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉरवर्ड कर रही है। तो इसलिए सी जो है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है, दस अराउंड turns around the body and goes in the other direction quickly as passing up the home। तो किसी भी चेंज इन वेलोसिटी को ऑब्जर्व करना हो वेरिएबल केस के लिए तो आपके पास क्या इसकी स्लोप से मेजर कर सकते हैं, जिस तरह की ये कर्व बता रही है कि आपने जब भी ऐसा करना होता है आपने बॉडी की स्लोप को स्टडी करना होता है। स्लोप स्टडी करने का तरीका जो है वो ये है कि आपके पास जो है या तो बॉडी पहले इंक्रीज करेगी जैसा कि इस लाइन क्रॉस सेक्शन में दिखाया जा सकता है, फिर बॉडी जो है वो सडनली डिक्रीज करती है। तो इंक्रीजिंग मीन मूविंग फॉरवर्ड, डिक्रीजिंग मीन मूविंग बैकवर्ड। और इसी तरह से हम जो है स्लोप के जरिए से ये चीज़ स्टडी कर सकते हैं आया कि आपके पास जो है स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव वाली स्लोप होगी, ये आपके पास जीरो स्लोप है और ये वाली आपके पास क्या होगी कि नेगेटिव स्लोप होगी। तो स्लोप के लिहाज से भी हम चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं। तो बाकी हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस लेक्चर को समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन आंसर हो तो आप हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं।